हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। हम इसमें स्टडी करेंगे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के इंटर रिलेशन के बारे में कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और आज का जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ या नेचर ऑफ फिजिक्स। फिजिकल लॉ है, सो इसमें चेंज करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट तरीके आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, जो भी आपको कराया जा रहा है आप उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अच्छा, लास्ट में हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे जरूर देख कर आए। वहाँ हमने स्टडी किया था फिजिक्स का स्कोप। हमने वहाँ ये जाना था कि फिजिक्स जो होती है हमारी वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर हम क्लासीफाई करें तो क्लासिफिकेशन देखें तो पहला जो हमारा पार्ट था वो था हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा पार्ट था हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन। दो हमने स्टडी किए थे, माइक्रोस्कोपिक डोमेन और मैक्रोस्कोपिक डोमेन। आपको ये भी बताया था कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं और मैक्रोस्कोपिक में क्या स्टडी करते हैं। तो बेसिक बातें हम लोग पहले उस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी इश्यू है तो आप उससे पूछ सकते हैं, बट पहले आप उस वीडियो को देख कर आए, फिर यहाँ से चलते। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इस नेचर में जो फोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं। उन सारे फोर्सेस को अलग अलग आप स्टडी करो तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको याद होगा, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, 2 प्रिंसिपल्स फर्स्ट पढ़े थे इसके। यूनिफिकेशन में क्या पड़ता है कि बहुत सारे फिनोमेनास को अलग अलग थ्योरीज से एक्सप्लेन ना करके कुछ ही थ्योरी दी जाए इस तरह जिनसे सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। कुछ ऐसे फिनोमेना दिए जाएँ, कुछ ऐसी थ्योरी दी जाए जिनसे सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो एक यूनिफिकेशन की तरफ ये कदम उठाया गया यहाँ पर इस टॉपिक में उठाया जाएगा। इसमें आपको बताया गया था कि जितने भी फोर्सेज हैं यूनिवर्स में, जितने भी फोर्सेज हैं, उन सारे फोर्सेज का जो बेस है ना, जो फंडामेंटल है, वो केवल 4 फोर्स हैं। इन चारों फोर्स से आप यूनिवर्स में पाए जाने वाले सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, हर तरह के फोर्सेस। तो ये 4 फोर्स कौन कौन से हैं? ये पहला फोर्स हमारे पास है, जो पहला फोर्स है वो है, आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे और इसी सीक्वेंस में से याद करेंगे। ठीक है, तो लिखना है पहला है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? ये आपने स्टडी किया था 9th क्लास में। आप अभी इस बुक के लास्ट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे हम लोग। ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर है 9th में आपने स्टडी किया था कि दो भी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच उनके पास कुछ मास है, बीच में कोई डिस्टेंस है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के अर्थ जो है वो एप्पल वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, न्यूटन वाला, सबके ऊपर याद होगा। तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उसको अंदर खींचती है। ये सन सेंटर में यहाँ पर है और अर्थ उसके चक्कर लगा रही है इस तरह से, तो अर्थ चक्कर क्यों लगा रही है, उसके अर्थ का चक्कर मून क्यों लगा रहा है, सारे फोर्सेस का रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला फोर्स हमारे पास है जो फंडामेंटल फोर्स है नेचर में, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स है, स्टेप वाइज देखेंगे सर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, बहुत रेयर केस में मिलता है। बीटा डीके वगैरह ऑपरेशन ऐसा। बीटा डीके क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में जाता है। न्यूक्लियर फॉर्मेशन वहाँ पर होता है, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन बनते हैं, वहाँ पर जाके होता है। तीसरा जो हमारे पास फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो चौथा फोर्स हमारे पास है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी जो सीक्वेंस है आप इसी सीक्वेंस में याद रखें। सबसे ऊपर वाला जो फोर्स लिखा है उससे नीचे सबसे ऊपर है ग्रेविटेशनल, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद सबसे लास्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा क्यों लिखा है? ये इनकी स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, एक असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे जो वीक फोर्स होता है इस पूरे यूनिवर्स का, सबसे वीक फोर्स, वीकेस्ट फोर्स वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग, नाम से नोट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
जो सबसे वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट करना, दोबारा बनाने में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है, सबसे वीक ये होता है। तो बाकी इनका ऑर्डर जो है असेंडिंग होता है इस तरह से, मतलब वीक ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये इससे वीक, और सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कुछ और बातें इनके बारे में पढ़ लेते हैं सर। ये आपको समझने का ना, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। चलो थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये लगता है दो छोटे बड़े नहीं, दो मैसिव पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल के पास कुछ मास है, दो मास वाले पार्टिकल के बीच में लगता है। यहाँ लिख देना इसका, कहाँ लगता है, बिटवीन मासेस, मास जो होता है उनके बीच में लगता है ये फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में कहाँ मिलता है, ये बीटा डिके ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, बीटा डिके 12th क्लास में, छोटा सा ज़्यादा डिटेल में, बहुत रेयर केस में मिलता है ये वाला फोर्स। बीटा डिके में मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्जेस के बीच में लगता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। में मैग्नेटिज्म भी आता है कि नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों से मिलकर बनेगा एक फोर्स हमारा। ठीक है, तो इसकी कहाँ लगता है, हमारे चार्जेस बीच में लगता है, बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ये क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स मतलब वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस से अंदर पैदा होता है, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके बीच में लगता है। और ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। एक मिनट क्या बोला, सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये कहाँ लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। और ऐसा फोर्स है जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, पार्टिकल के ऊपर उस पर डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह इन पर लगता है, न्यूक्लियॉन्स पर लगता है। न्यूक्लियॉन्स या एमन न्यूक्लियॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो नोट कर बराबर से, इससे आगे कुछ ये चीज़ें रिलीज करना, उसके बाद कुछ और लिखना जल्दी कीजिए बराबर से। इसके बारे में डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें तो आपका काम चल जाएगा, शॉर्ट नोट का इस्तेमाल हो गया। चलिए इस तरह अब इसी के आगे थोड़ा सा आपकी कॉस्ट में जगह होगी, बस जरूर इसी के आगे आप इसको लिखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स, कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। या देखना अर्थ और सन के बीच में लगता है, और सन भी गैलेक्सी के सेंटर चक्कर लगाता है, और कितनी लंबी डिस्टेंस पर ग्रेविटी की वजह से करता है। सबका रीजन ग्रेविटी, सन का चक्कर, सन का गैलेक्सी के इसके सेंटर चक्कर लगाना, अर्थ का सन के चक्कर लगाना, बहुत सारे प्लैनेट्स का सन के चक्कर लगाना, उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट का उन प्लैनेट का चक्कर लगाना, तो हर चीज़ किसी के राउंड घूमने का सबका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, सबका रीजन ग्रेविटेशन फोर्स। तो बहुत लंबी डिस्टेंस पर लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत लंबी, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत लंबी डिस्टेंस पर। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे नाम से मालूम पड़ा है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये जो फोर्स होता है शॉर्ट रेंज फोर्स है, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पे काम नहीं करता है, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। शॉर्ट रेंज मतलब न्यूक्लियस के अंदर, शॉर्ट भी कितना बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का साइज था लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁵15 के आसपास, इसकी रेंज है मतलब 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻16 मीटर अप्रॉक्स, इस रेंज में काम करता है, ये रेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये भी इसी की तरह लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। आप देखते हैं ना कि हमारे पास जैसे कोई जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, तार जो जाते हैं बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है दिल्ली में और जा रही है कानपुर को, बहुत बड़े सिटीज़ में दूर दूर तक जा रही है मान लीजिए,
या कर्नाटका में बन रही है, कहीं भी बन रही है, ओडिशा में बन रही है, तो वहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आ रही है। ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो इसी फोर्स से होता है। बहुत लंबी डिस्टेंस का फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर से न्यूक्लियर बढ़ रहा है, ये भी कैसा है हमारे पास, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, और इसकी रेंज भाई उसमें मिलती है शॉर्ट रेंज फोर्स, ये भी। तो आपने इनके बारे में जाना, ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, वो फोर्स हैं जिनसे आप यूनिवर्स के हर एक फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो एक स्टेप क्यों क्लियर हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स हो, ये एग्जांपल मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इनके पार्टिकल और बोर्ड के बीच में जो गैप है, जो पार्टिकल का मास है, उस मास की वजह से इसको फोर्स लग जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस का एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है, बहुत सारे फोर्स नेचर में होते हैं, सबका रीजन हमारे पास ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें आ सकता है, जैसे फ्रिक्शन की मदद से घिस रहे हैं, मार्कर को घिसने से चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कई सारे फोर्सेस को, मतलब कई सारे ऑलमोस्ट सभी फोर्सेस को, यूनिवर्स के सभी फोर्सेस को इन 4 फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर मतलब यूनिवर्स। तो सीरीज करें, हो गया राइट। इसमें इतना ही है बस, आपने ये जान लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन बीच में लगता है, ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, सारा स्टडी कर लिया, कौन सा लॉन्ग रेंज है, कौन सा शॉर्ट रेंज है, ये आपने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, देखिए ध्यान से, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, आपस में उनका क्या रिलेशन है, हम ये इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, आराम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले फिजिक्स क्या है समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए तीनों चीज़ें क्या है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वो लॉज हैं, वो नियम है जिनसे ये नेचर चलती है, वो नियमों को हम फिजिक्स बोलते हैं। कोई भी आपने नया नियम डिस्कवर किया, उसको बोलेंगे वो नया नियम क्या है, वो फिजिक्स है। अब उस नियम के बेस पर आपने कोई डिवाइस बना दिया, नियम के बेस पर आपने कोई डिवाइस बना दिया, उस डिवाइस को बोलेंगे वो टेक्नोलॉजी, और अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी किसके काम आती है, सोसाइटी के काम। तो आपस में दिखाई दे रहा है कि यहाँ तीनों चीज़ आपस में रिलेटेड है, फिजिक्स की डिस्कवरी हुई है, उससे टेक्नोलॉजी बनी है, टेक्नोलॉजी सोसाइटी के काम आती है। सबसे पहले चीज़ इसमें बेसिकली उनका जो रिलेशन है, पहले तो उसका डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, अ न्यू फिजिक्स इज डिस्कवर्ड, एक नई फिजिक्स की डिस्कवरी होती है, न्यू फिजिक्स इज डिस्कवर्ड, नई फिजिक्स की डिस्कवरी होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एक टेक्नोलॉजी जन्म लेती है। टेक्नोलॉजी टेक्स बर्थ, मतलब कोई नया डिवाइस हम बनाते हैं, एक फिजिक्स डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से, मतलब जिस फिजिक्स की हेल्प से आपने एक टेक्नोलॉजी को बनाया। ये टेक्नोलॉजी किसके काम आती है, दिस टेक्नोलॉजी सर्व्स सोसाइटी, दिस टेक्नोलॉजी सर्व्स सोसाइटी। ये किसको सर्व करती है, सर्विस देती है सोसाइटी को। तो अल्टीमेटली तो सोसाइटी के पास जाएगा कुछ, जैसे उदाहरण के लिए समझें कि शुरुआत में लोग घोड़ा गाड़ी चलाते हैं ना, शुरुआत में एक नई चीज़ डिस्कवरी हुई, थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत स्टार्ट करें। थर्मोडायनेमिक्स से पहले की हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि स्टीम इंजन डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया स्टीम इंजन को, जेम्स प्रिकॉर्ड वाटसन, उन्होंने स्टीम इंजन की डिस्कवरी की। स्टीम इंजन से पहले उन्होंने समझा, एक फिजिक्स उन्होंने समझी कि भाई स्टीम जो होती है उसमें एनर्जी होती है, बेसिकली वो थर्मोडायनेमिक्स ही है। स्टार्टिंग में उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे, मतलब गैसेस के अंदर अगर उसे हम हीट करें तो गैसेस के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को हम बोलते हैं, कि एक नई फिजिक्स की डिस्कवरी हुई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, या इसी को आप थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स
इसकी डिस्कवरी में तो क्या होगा, ये क्या हो गया, ये फिजिक्स हो गया। थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, लॉज हुए कि भाई आप किसी भी वाटर को हीट करोगे तो हीट करने को उसमें से स्टीम बनेगी, तो स्टीम को अगर आप स्टोर करोगे तो आप बहुत हाई प्रेशर पर वो स्टोर हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये लॉ है, ये नियम है। आप कह सकते हैं कि इसमें हमने इस्तेमाल किया है बर्नौली थ्योरम्स का, इसमें हाइड्रोलिक्स का भी यूज किया गया है। बर्नौली थ्योरम के सब आपको नए नाम लग रहे होंगे, पढ़ेंगे परेशान ना हो। सेकंड फिजिक्स में आएगा, थर्मोडायनामिक्स भी आएगा सेकंड फिजिक्स में, बर्नौली थ्योरम भी सब आएगा, टेंशन ना लीजिए। मतलब समझो बात को, यहाँ पर हम कहने का चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नई फिजिक्स की डिस्कवरी हो जिससे आपने एक डिवाइस बनाया। तो डिवाइस क्या था, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन यहाँ पर क्या है, ये है टेक्नोलॉजी। थर्मोडायनामिक्स या हाइड्रोलिक्स या बर्नौली थ्योरम जो भी आप बता रहे हैं वो एक फिजिक्स है, वो एक लॉ है, उससे आपने बनाया स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन क्या हो गया, टेक्नोलॉजी। इससे ये किसके काम है, अल्टीमेटली सोसाइटी के काम। सोसाइटी फिजिक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड है सोसाइटी। देखिए समझिए बात को, आगे होकर बता रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नई फिजिक्स डिस्कवर नहीं होती, सोसाइटी को पहले नीड होती है। तो स्टीम इंजन बनेगा, इसी का एग्जांपल है, मतलब स्टीम इंजन बने। अब जो स्टीम इंजन थे बहुत हैवी होते थे, बहुत स्लो होते थे, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी उनकी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा धीमे धीमे वो स्टार्ट होते थे, मतलब बहुत सी कमियां उनके अंदर थी। फिर भी जो घोड़ा गाड़ी तांगा वगैरह उससे बेटर शुरुआत में। लेकिन इन कमियों की वजह से सोसाइटी को एक नीड हुई। क्या नीड हुई, कुछ ऐसा हो जो हम इजीली हम जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी फाइंड कर सकें, जिसकी हाई एफिशिएंसी हो, ऐसा इंजन सोसाइटी को रिक्वायर्ड हुआ, एक नीड थी सोसाइटी की। उसके बेसिस पर फिर डिस्कवरी थी थर्मोडायनामिक्स के कुछ और लॉज थी। थर्मोडायनामिक्स के लॉज जो आपने धीरे धीरे करके समझे, ऐसा नहीं कि थर्मोडायनामिक्स के लॉज एक साथ आ गए, स्लोली स्लोली आए। तो बाद में थर्मोडायनामिक्स में कुछ और लॉज की डिस्कवरी हुई। कब डिस्कवरी हुई, जब सोसाइटी को नीड हुई। सोसाइटी को नीड हुई, इसकी नीड की वजह से, सोसाइटी की ज़रूरत की वजह से लोगों ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉज डिस्कवर किए। उन लॉज के बेस पर दोबारा से मॉडिफिकेशन करके बना दिया डीजल, जो आपके इंजन होते हैं, हीट इंजन इसको हम बोलते हैं, हीट इंजन। इसमें आपका आ रहा है डीजल इंजन। हीट इंजन क्या हो गया, डिवाइस मतलब ये हो गया, इससे आप हीट इंजन कहिए या कहिए डीजल इंजन। जो हमारी ट्रेन है आजकल वो डीजल इंजन से होती है, डीजल इंजन से। तो डीजल इंजन जो आपका आया, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली किसके काम आई, आई सोसाइटी के काम। सोसाइटी को, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले सोसाइटी को नीड हुई। अब मान लीजिए डीजल इंजन बहुत सी समस्या आती हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे पेट्रोल डीजल ये सब महंगे होते जा रहे हैं, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है। तो क्या हमें आज रिक्वायरमेंट है कि हम क्रूड ऑयल को साइड में करके, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को साइड में करके कुछ ऐसा करें जो जिसमें पेट्रोलियम की जरूरत ना पड़े। और ये हो भी चुका है, आपने देखा अभी तक। टेस्ला कार आपने सुनी होगी, इलेक्ट्रिक कार है, बहुत सारी मोबाइल आती हैं, बाइक स्कूटर वगैरह आती हैं जो इलेक्ट्रिक चलते हैं, बैटरी वाले हैं ना। आपने ई रिक्शा देखी बहुत सारे, बिना किसी पेट्रोलियम फ्लूइड के, बिना किसी पेट्रोलियम फ्यूल के वो अपने आप चलते हैं बैटरी से, आपने चार्ज कीजिए। तो ये कहाँ से आया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, खूब लोगों को अच्छी हाई एफिशिएंसी के इंजन मिल चुके थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि लगातार पेट्रोलियम खत्म होते जा रहा है। तो अब क्या है कि लोगों को रिक्वायरमेंट हुई, तो इसलिए रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उन्होंने एक नई फिजिक्स को जन्म दिया, इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दिया, जिससे उन्होंने बनाया एक ई रिक्शा या जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह है। तो उसमें क्या है, सोसाइटी को नीड हुई है। तो दो तरह से हमारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले आपने नोट किया, न्यू फिजिक्स इज जस्ट डिस्कवर, सबसे पहले एक फिजिक्स जन्म लेती है, उससे कोई टेक्नोलॉजी बनती है और वो सोसाइटी के काम आती है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है इसमें कि देयर इज अ नीड of society to fulfill this need को fulfill करने की, fulfill this need a new physics is discovered, नई फिजिक्स यानी कि नए लॉज डिस्कवर किए जाते हैं। न्यू फिजिक्स इज डिस्कवर्ड बाय दिस फिजिक्स। अब इस फिजिक्स का इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी बनेगी। बाय दिस फिजिक्स, by using this principle, a new technology, a naya device, a new technology is developed.
नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, नया डिवाइस बनाया जाता है जो अल्टीमेटली सोसाइटी के काम आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में इंटररिलेटेड है। इसी टॉपिक को लेकर एनसीईआरटी में बहुत कुछ दे रखा है, आपको बड़ी बड़ी टेबल दे देती है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा काम की नहीं बात, आपको ये पता उसमें बताया गया कि हाँ ये सारी वाली फिजिक्स हैं, अलग अलग फिजिक्स हैं। जैसे आपने पहले वो टेलीफोन चलते थे ना तार वाले बैट, बाद में लोगों को जो होती है टेलीफोन घर में रहता है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी बात करें तो कैसे करें, लोगों को जरूरत हुई, पहले नीड हुई, उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या है, फिजिक्स है, एक लॉ है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नाम आपने सुना पहली बार है, बस बता देना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में उनके ऑसिलेशन से जनरेट होती है। मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है बिना एनर्जी लॉस के, बहुत सीरियस होती हैं। आपके जो मोबाइल फ़ोन हैं, जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, टीवी का रिमोट है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, एफएम है, ये सब उसी से चलते हैं सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वो एक डिस्कवरी हुई, एक नई फिजिक्स का जन्म हुआ, उससे हमने अपने मोबाइल फ़ोन या जो भी आपके डिवाइसेज हैं वो सब बनाए। इंटरनेट वगैरह जो हमारा चलता है यहाँ पे, इंटरनेट वैसे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री वायर से जाता है, सबमरीन केबल से जाता है। आप लोग देख लेना यूट्यूब पर, आप सबमरीन केबल्स के बारे में, अदरवाइज मैं किसी दिन इसका एक लेक्चर बनाऊंगा कि सबमरीन केबल्स क्या होती है, आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिएगा, बना सकता है। वेल, सबमरीन केबल्स तो खैर अंडर वाटर जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, लेकिन बाकी के जो है जैसे हमारे पास हमारे घर के पास में टावर लगा हुआ है और हमारे फ़ोन पे कोई वायर नहीं आ रहा है, फ़ोन पर कोई वायर नहीं, तो वो जो वेव्स आ रही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं की हेल्प से सिग्नल हमारे फ़ोन में आ रहा है। अल्टीमेटली क्या है, लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती, जो नीड थी, उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक नई फिजिक्स का जन्म हुआ और उस नई फिजिक्स से नई टेक्नोलॉजी आपका मोबाइल फ़ोन बनाया गया, जिसको आपने अल्टीमेटली सोसाइटी में इस्तेमाल किया। So this is a relation between physics, technology and society. Let me check, is it visible in the camera or not? Okay, perfect. नोट कर लिए? नोट कर लिया? Done? तो लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का है, इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, या फिजिक्स में पाए जाने वाले कौन से लॉज हैं, बेसिकली उनके स्टडी करना है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स में पाए जाने वाले लॉज। देखो बेसिकली हमने जो दो डोमेन स्टडी की, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं फिजिक्स में हमने स्टडी किए हैं, वो फिजिक्स के किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में वर्क करते हैं, दूसरे में नहीं। जैसे हम लोग बात करें लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन हम स्टडी है ना, एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, बहुत सारे लॉज हमने इस तरह स्टडी किए हैं जो फिजिक्स के एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं। मैक्रोस्कोपिक में काम करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में नहीं करते। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्वांटम फिजिक्स, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात होती है। फिजिक्स की एक अलग दुनिया, फिजिक्स की एक ऐसी दुनिया जिसमें छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल, एटम्स की बात, एटम के अंदर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बात कर रहे हैं, वो फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं। वो दुनिया अलग है, वो न्यूक्लियस के अंदर की दुनिया है, पार्टिकल एटम जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से हम देख नहीं सकते, उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं वहाँ की फिजिक्स की। तो वहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ की लॉज अलग हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन की लॉज अलग है। तो कुछ लॉज ऐसे हैं जो हमारे मैक्रोस्कोपिक डोमेन में वर्क करते हैं बट माइक्रोस्कोपिक में नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक में करते हैं लेकिन मैक्रोस्कोपिक में नहीं करते, ऐसे भी कुछ लॉज होते हैं। तो कुछ लॉज ऐसे हैं जो दोनों में, और ऐसे लॉज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉज। तो हम लोग इसमें कुछ कंजर्वेशन लॉ स्टडी करेंगे। कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ स्टडी करेंगे? द फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इनके बात करेंगे, दोनों मिला दिया आपने तो? हाँ मिला ही दिया, हमने नहीं मिलाया, आइंस्टाइन ने मिलाया। हमने पहले स्टडी किया था कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। हमने एनर्जी स्टडी की थी कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बाद में ये देखा गया कि मास भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एक्चुअली डिस्ट्रॉय वर्ड यूज़ करना गलत है, मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मास में। ये देखा गया है। ये किसने बताया था? आइंस्टाइन ने बताया था, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वहाँ पर ये इन्होंने बताया कि मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है। मास वो प्रॉपर्टी है जो हर एनर्जी एग्जिबिट करती है। ये सारी बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम समझ लो, एनर्जी और मास एक दूसरे के कन्वर्जन होते हैं।
मास को डिस्ट्रॉय करोगे एनर्जी बनेगी, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करोगे मास बनेगी, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करोगे मास बनेगी। तो यहाँ पर यही है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी में डायरेक्टली लिखें तो मास एंड एनर्जी कैन neither be created at will, mass and energy can't be destroyed। ना तो आप सेपरेटली जैसे मास को या एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, डेवलप तो हम कर सकते हैं, मास से एनर्जी बनाते हैं, जैसे बनाना है इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बिना आप चाहोगे मास भी आप यूज ना करो ना एनर्जी यूज करो और डायरेक्टली आप मास या एनर्जी बना दो, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं खाली यहाँ पे डिस्ट्रॉय लिखा है बस, क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि मास को कभी आप कैसे बना सकते हैं एनर्जी की हेल्प से, एनर्जी बना सकते हैं मास की हेल्प से, इसलिए मैंने जनरेट वाला टॉपिक लिखा नहीं, डिस्ट्रॉय का लिखा केवल। मास एंड एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, they can only be converted into each other। एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मास डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब है कुछ बने ही नहीं, खत्म, बस मास खत्म, ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी जो काम होता है ना, ये भी ओनली इन न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन ना, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन थी वहाँ होता है। इस पर वेज हमने बनाए हैं एटॉमिक बॉम्ब, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो फायदे की होती है, न्यूक्लियर बम जो बनाया गया है वो नुकसान करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया, तो डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी में करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हैं। हाइड्रोजन बम इसका एग्जांपल है, बट इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल। टेक्नोलॉजी वर्ड से मतलब है जो सोसाइटी को सर्व करे, ना कि सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करे। वेल, तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी से ये हमने देखा, ये किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दो थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल की बात नहीं करें, जनरल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा ना, E = mc²। यहाँ पर E क्या है, E है एनर्जी, E है एनर्जी, M क्या है, M है मास, C है स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बट इन वैल्यू अलग अलग मीनिंग अलग होती है। वेल, पहला लॉ आपने स्टडी किया कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, दूसरा जो कंजर्वेशन लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है, ये लॉ हमसे कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है लॉ, दैट टोटल मोमेंटम ऑफ अ होल सिस्टम is always remains unchanged। मतलब एक पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम, अभी मोमेंटम हम स्टडी करेंगे, तो फिलहाल हमने 9th क्लास में या फिर क्लास में स्टडी किया मोमेंटम, वो लीनियर मोमेंटम था। हम 11th में एक एंगुलर मोमेंटम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें चैप्टर में आएगा, चैप्टर 7 में आएगा, फिजिक्स में, वहाँ हम पढ़ेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम हो या लीनियर मोमेंटम हो, टोटल मोमेंटम जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए साहब, तब तक अपने मार्कर को नोट कर लीजिए। कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए सही कर देते हैं ना। कैमरा इज ओके, नोट हो गया सभी का। चलो, तो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, सॉरी लास्ट टॉपिक में चल रहा है, हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी।
एक लास्ट लॉ इसके अंदर हमारा हमें स्टडी करना है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन। ये क्या कहते हैं हमसे, चार्ज आप सब लोग जानते हैं, टेंथ में आपने स्टडी किया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होता था चार्ज। ये क्या कहता है कि चार्ज कैन neither be created nor destroyed। ये सब लॉ आपने स्टडी कर रखे, सबकी भाषा से नहीं। चार्ज neither be created nor destroyed, it can only transfer from one body to another। मतलब इसका ही मीनिंग वही है, द टोटल चार्ज लिखने से आपको, द टोटल चार्ज of a whole system remains conserved या फिक्स, मतलब हमेशा वही रहता है, अनचेंज रहता है। टोटल सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, इससे इस पे इस पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, बट चार्ज टोटल चार्ज होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको सारी बातें इसमें क्लियर हो गई नहीं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।